वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आप जानते ही हैं कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथ ही विश्व के जो मुख्य संविधान हैं और जो उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उन्हें भारतीय संविधान में अपनाया गया है। जैसे मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विभिन्न संविधानों के प्रावधान भारतीय संविधान में अपनाने के कारण इसे आलोचकों ने उधार का थैला भी कहा, जिसका भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था, जिस पर इस लेक्चर के अंत में हम बात भी करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे मुख्य है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के प्रावधानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से या तो शब्द से या फिर भारतवासियों के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया। इससे अगर हम बात करें इससे कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, जो मुख्य प्रावधान हैं, बाकी तो ये बहुत एक विस्तृत है, लेकिन जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट होते हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे। संघीय तंत्र, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जो लिए गए प्रावधान है मुख्य, वो है संघीय तंत्र, फेडरल सिस्टम, यानी केंद्र और राज्यों में शक्तियों के विभाजन के आधार पर शासन। ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, ये जो आपको यूपीएससी है, पीसीएस है, ये सब इससे ही लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकाल उपबंध व प्रशासनिक विवरण। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान के बारे में। तो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान है संसदीय शासन। ये जो हमारी पूरी संसद व्यवस्था है, जो इसके द्वारा ये पूरा एक सिस्टम है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, एकल नागरिकता, यानी कि जो आपका केंद्र और राज्यों के लिए एक ही नागरिकता होगी। ऐसा नहीं कि सभी राज्यों की अलग अलग नागरिकता होगी और एक जैसे एक तो पूरे भारत की नागरिकता, फिर एक कोई उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में अलग नागरिकता, तमिलनाडु की अलग नागरिकता, ऐसे नहीं, सिर्फ पूरे भारत की एक ही नागरिकता। जबकि अमेरिका में राज्यों की अलग अलग नागरिकता है और एक पूरे अमेरिका की नागरिकता। ठीक है, तो ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली, ये जो हमारी पूरी कैबिनेट होती है, ये प्रणाली भी कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, इसके अलावा जो द्विसदनवाद है हमारा, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, ये कहाँ से? ये जो दो सदन है व्यवस्था है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो मूल अधिकार, जो हमारे संविधान का सबसे कोई इंपॉर्टेंट भाग है मूल अधिकार, तो वो हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये सब उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या कुछ अपनाया है हमने? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ये जो आपके ये स्रोत हैं संविधान के, ये एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपका पार्ट रहता है और एक ज़्यादातर एग्जाम में ये इस सोर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इनमें से कौन से संविधान से अपनाए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान, यूएसए का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान। तो अगर आपको पता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संबंधी प्रावधान हमने आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड के संविधान से अपनाया है, तो आप बहुत ही आसानी से टिक लगा पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से संविधान रहे विश्व के। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान में से क्या क्या अपनाया है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। वो जो 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है ना राज्यसभा में, तो वो पद्धति हमने अपनाई है आयरलैंड के संविधान से। अब बात करते हैं कनाडा का संविधान। तो सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था, ये हमने कहाँ से अपनाई है? कनाडा का संविधान। सशक्त केंद्र कैसे? तो हम जानते हैं भारत में फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में शासन करते हैं क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज़ तो आप जानते ही हो कि केंद्र के पास राज्यों के मुकाबले ज़्यादा शक्ति है, यानी कि केंद्र सशक्त है। संघीय व्यवस्था तो है लेकिन केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था है ये हमने कनाडा के संविधान से अपनाई है।
अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। कुछ शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। आपका 7वीं अनुसूची है ना संविधान की, तो उसमें शक्तियों का बंटवारा हुआ है, जिसे हमने 3 पार्ट में बांटा है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में वो विषय हैं जिस पर केंद्र कानून बनाएगी या केंद्र उन पर शासन करेगी। राज्य सूची में वे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और शासन करेगी। समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ शक्तियां, कुछ आपका विषय रह जाते हैं जो ना तो कि इनमें से तीनों में से किसी भी सूची पर नहीं है। तो अमेरिका में तो अब ये जो बच जाते हैं इन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो ये अमेरिका में राज्यों को दी गई हैं, लेकिन कनाडा में ये केंद्र के पास होती है। तो हमने वही पद्धति कनाडा वाली अपनाई और ये अवशिष्ट शक्तियां इस तरीके से केंद्र में निहित है। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सब हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या कुछ अपनाया है? समवर्ती सूची, जैसा मैंने आपको बताया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं ऐसे विषय। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, ये सब हमने अपनाया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया है हमने? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। एक बात ध्यान रखना, जो आपातकाल संबंधी प्रावधान है वो तो हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन आपातकाल लगाने के बाद जो मूल अधिकार का स्थगन हो जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, ये वाला प्रावधान लिया हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या प्रावधान है लिया है हमने? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक है, फिर पूर्व सोवियत संघ का संविधान, उससे क्या अपनाया हमने? मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों ही प्रकार के न्याय का आदर्श। ठीक है, फिर आता है फ्रांस का संविधान। तो इससे हमने अपनाए हैं गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है, अपनाई है। जापान का संविधान, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है ये हमने जापान के संविधान से अपनाया है। इस तरह विश्व के प्रमुख संविधानों से मुख्य प्रावधानों को अध्ययन और मूल्यांकन कर भारत की परिस्थिति के अनुसार अपनाया गया। लेकिन इसके आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान कहते हैं और उधारी की एक बोरी अथवा हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इन आलोचनाओं का उत्तर देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है? 100 साल से अधिक हो गए हैं जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर और छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के अनुरूप उसको टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। तो ये वक्तव्य था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उन आलोचकों के लिए जिन्होंने संविधान को उधार का थैला कहा था। तो हमारे लेक्चर यहीं समाप्त होता है। लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। धन्यवाद।